Hello students, in continuation with topic nuclear reactions, now next topic is kinematics of nuclear reaction. In previous lecture we had discussed about conservation's law that are followed in any nuclear reaction. तो इन्हीं conservation law के अकॉर्डिंग अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्शन पर ये कंजर्वेशन लॉ लगाए जाएं तो एक मैथमेटिकल एनालिसिस मिलता है जिसे काइनेमेटिक्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं. सो इसे समझने के लिए हम कोई न्यूक्लियर रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं. लेट एक्स क्या है, टारगेट है जिस पर हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल ए बोम्बार्ड किया गया है. तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियर रिएक्शन लीड करेगा. तो न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद ये प्रोडक्ट वाई क्या होगा, प्रोडक्ट न्यूक्लियस, और बी क्या है, एमिटेड पार्टिकल आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन. तो अगर इस न्यूक्लियर रिएक्शन पर कंजर्वेशन लॉ लगाए जाएं तो ये एक हमें मैथमेटिकल एनालिसिस देते हैं जिसे क्या बोलते हैं, दैट इज़ काइनेमेटिक्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. तो यहाँ x क्या है, x इज़ टारगेट. तो हम इसे सबसे पहले हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी. तो आप यहाँ से देखिए कि एम ए क्या है, एम ए इज़ द मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, mass of projectile. Similarly, mx is the mass of target and my is the mass of product nucleus. And next, mb is the mass of emitted particle. क्लियर. सो अगर हम इसके बेसिस पर कंजर्वेशन लॉ लगाएं, किसके लिए, एनर्जी मास रिलेशनशिप लगाएं, तो आप यहाँ से देखिए कि जब ये प्रोजेक्टाइल टारगेट पर हिट करेगा तो हम क्या कंसीडर करें कि टारगेट क्या है, रेस्ट पर है. तो इनिशियली ई ए is the kinetic energy of projectile and EY is the kinetic energy of recoiled nucleus. जो न्यूक्लियस क्या है, प्रोडक्ट साइड पर है. इसी तरह EB is the kinetic energy of emitted particle. तो अगर इसके बेसिस पर कंजर्वेशन लॉ लगाएं, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, तो यहाँ क्या होगी, प्रोजेक्टाइल की एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस इट्स रेस्ट मास एनर्जी. तो रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है, mc². तो इसके कोरस्पॉन्डिंग बिफोर रिएक्शन अगर हम देखें तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल प्लस में. अब टारगेट जो न्यूक्लियस है वो हमने क्या कंसीडर किया कि ये क्या है, रेस्ट पर है. तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इसका मास क्या होगा, सिर्फ रेस्ट मास होगा. सो mxc². आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉल्ड न्यूक्लियस प्लस में रेस्ट मास एनर्जी ऑफ टारगेट प्रोडक्ट न्यूक्लियस प्लस EB इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल प्लस में mb इज़ द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पार्टिकल. सो यहाँ से देखिए कि जो Q है, Q क्या है, Q वैल्यू किसी रिएक्शन की ये किसके इक्वल होती है, जितना रिएक्शन का में मास डिफेक्ट होगा. कि जो मास डिफेक्ट है दैट मास डिफेक्ट विल अपीयर एज एनर्जी. मीन्स यहाँ अगर हम बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन के मासेस में डिफरेंस लें तो ये मास डिफेक्ट जितना होगा दैट मास डिफेक्ट विल कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड दैट इज़ द Q वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन. तो डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगी कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी. तो आप यहाँ से देखिए कि अगर यहाँ बिफोर रिएक्शन अगर मासेस क्या है, ग्रेटर हैं, और इन कंपैरिजन विद आफ्टर रिएक्शन अगर हम मासेस कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या होगा, मास डिफेक्ट होगा. जितना ये मास डिफेक्ट होगा दैट विल अपीयर एज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस और काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड पार्टिकल. तो यहाँ से हम मास डिफेक्ट कैसे लिख सकते हैं, मास की टर्म्स क्या होंगी, प्रोजेक्टाइल के रेस्ट मास और रेस्ट मास ऑफ
टारगेट न्यूक्लियस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा MAC² माइनस MXC², सॉरी प्लस यहाँ से, ठीक है। ये बिफोर रिएक्शन जो रेस्ट मास एनर्जी होगी। इसी तरह अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करें किसे, कि आफ्टर रिएक्शन जो मासेस हैं ये क्या होंगे, माइनस MYC² प्लस MBC²। तो ये क्या है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं MA प्लस में MX माइनस MY प्लस में MB। तो ये जो टर्म है ये क्या बता रही है, मास डिफेक्ट, और अगर इसे C² से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगी, एनर्जी, दैट विल बी द Q वैल्यू। सो Q वैल्यू क्या है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी कि जितना डिफरेंस होगा मासेस में बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन एंड आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन। तो हम इससे अगर यहाँ से देखें तो Q वैल्यू को किसके इक्वल लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए इसके अकॉर्डिंग MA प्लस में MX माइनस MY माइनस में MB इंटू C²। तो ये साइड क्या आ जाएगा, EY प्लस में EB, और EA वाली टर्म इस तरफ आ जाएगी, दिस विल बी नेगेटिव ऑफ EA। क्लियर। सो अगर हमें क्या करना है, Q वैल्यू इवेलुएट करनी है, तो हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जीज़ की हेल्प से भी Q वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मीन्स जितनी एनर्जी से पार्टिकल इंसिडेंट कराया गया है, और अगर इसकी भी काइनेटिक एनर्जी हम डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट कर लें कि जो एमिट हो रहा है पार्टिकल, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि काइनेटिक एनर्जी रिकॉइल न्यूक्लियस की किस तरह से इवेलुएट की जाए। अब जो रिकॉइल न्यूक्लियस है दैट इज़ इसको कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन, ये किस पे डिपेंड करेगा कि ये हमने कौन सा मटेरियल चूज़ किया है, मींस किस मटेरियल में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसकी मटेरियल में किस तरह से बॉन्डिंग है, दैट विल डिफाइन द काइनेमेटिक्स ऑफ दिस रिकॉइल न्यूक्लियस। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, EY की वैल्यू निकालना डिफ़िकल्ट है, तो हम क्या करते हैं, EY की वैल्यू को इक्वेशन में से एलिमिनेट कर देते हैं। तो अगर इसे एलिमिनेट कर दें तो हम इजीली Q वैल्यू किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए इवेलुएट कर सकते हैं। तो EY की वैल्यू इवेलुएट करने के लिए हम यहाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किस तरह से, देखिए हमने क्या कंसीडर किया, एक टारगेट न्यूक्लियस कंसीडर किया गया है जिसके ऊपर A प्रोजेक्टाइल फॉल कराएंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्शन होगी जब, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, प्रोडक्ट न्यूक्लियस, और इस तरफ क्या होगा, दिस विल बी जो पार्टिकल B एमिट हो रहा है। अगर ये इंसिडेंस लाइन है तो इस इंसिडेंट लाइन के साथ जो न्यूक्लियस है, रिकॉइल न्यूक्लियस, ये क्या एंगल बना रहा है, फाई, और अगर हम इसी के साथ एमिटेड पार्टिकल का एंगल देखें तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया जाए तो आप यहाँ से देखिए कि y के कोरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा दैट विल बी MYV y वेक्टर। अब यहाँ वेलोसिटी जो मोमेंटम यहाँ पर है, हम इसे क्या करें, अगर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लें, तो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह अगर इसे भी रिजोल्व कर लें तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर। तो हम अगर फर्स्ट इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखें तो ये क्या होगा, MYVY cos फाई, और अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखें तो ये क्या होगा, MBVB cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट लिखें अगर रिकॉइल न्यूक्लियस के कोरस्पॉन्डिंग, देन दैट दिस विल बी MYVY sin फाई, एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस पार्टिकल विल बी MBVB sin थीटा। सो अब इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करें तो ये क्या होगा, देखिए इनिशियली टारगेट न्यूक्लियस रेस्ट पर है और प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, तो हम कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए मास ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इनटू इट्स वेलोसिटी प्लस न्यूक्लियस जो टारगेट न्यूक्लियस है वो रेस्ट पे है तो मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, इस डायरेक्शन में इंसिडेंट किया गया, तो दिस विल बी इक्वल टू MYVY cos फाई प्लस MBVB cos थीटा के इक्वल आ जाएगा।
सो इसे सपोज इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसी के साथ अगर वर्टिकल कंपोनेंट पर भी हम क्या लगाएं, कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल कंपोनेंट देखें तो नहीं है इसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। सो दिस विल बी इक्वल टू एम वाई वी वाई साइन फाई इस डायरेक्शन में है, और जो पार्टिकल का मोमेंटम है वर्टिकल वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव एम बी वी बी साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। तो सपोज अब इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अगर इन दोनों इक्वेशंस को रीअरेंज किया जाए इस तरह से कि जो y वाली टर्म है वो लेफ़्ट साइड पर आ जाए, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस विल बी एम वाई वी वाई कोस फाई इज इक्वल्स टू एम ए वी ए माइनस एम बी वी बी कोस थीटा की इक्वल आ जाएगी। इसी तरह इस टर्म को भी इस तरफ ले आएँ तो एम वाई वी वाई साइन फाई इज इक्वल्स टू एम बी वी बी साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। सो इस तरह से हमने क्या किया, जो इक्वेशंस हैं इन्हें रीअरेंज कर लिया। तो अब क्या कीजिए आप, जो ये इक्वेशन सपोज इसे हम नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 4। अब अगर इसे हम दोनों इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए थर्ड को स्क्वायर करेंगे तो एम वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू एम ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा नेगेटिव 2 एम ए एम बी वी ए वी बी कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ देखिए एम वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। सो अगर अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए तो आप फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड देखिए, यहाँ से एम स्क्वायर वी एम वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और टर्म कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बचेगी, जो किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। सो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं फर्दर, अगर दोनों इक्वेशंस को क्या करें, ऐड कर दिया जाए। सो ये किसकी इक्वल आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड एम वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर, देखिए प्लस एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर। आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन टर्म्स को भी देखिए, यहाँ से एम स्क्वायर एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और क्या टर्म बचेगी, दिस विल बी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। तो ये टर्म रह जाएगी एम बी स्क्वायर एंड वी बी स्क्वायर, माइनस में ट्वाइस ऑफ एम बी वी ए वी बी कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। सो इससे आगे हम क्या चाहते थे, क्यू वैल्यू निकालना इस तरह से कि हम ई वाई को कम्प्लीटली इवेलुएट कर दें। तो हमने ये क्या लगाया यहाँ तक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट हमें ये पता है कि ई वाई किसके इक्वल होगा, हाफ एम वाई वी वाई स्क्वायर के। इसी तरह ई ए किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एम ए वी ए स्क्वायर के, एंड ई बी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एम बी वी बी स्क्वायर के। क्लियर। तो अगर ये वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, वी वाई स्क्वायर की वैल्यू, इसी तरह वी ए स्क्वायर एंड वी बी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करें तो आप देखिए वी वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई वाई ओवर में एम वाई के इक्वल। इसी तरह यहाँ से वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई ए ओवर में एम ए। सिमिलरली वी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई बी ओवर में एम बी के इक्वल आ जाएगा। तो अब अगर इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो ये किस तरह से होगी, एम वाई स्क्वायर इंटू में ट्वाइस ऑफ ई वाई ओवर में एम वाई। So this will be equal to m a square into में twice of energy of projectile divided by m a।
प्लस में एम बी स्क्वायर इंटू में ट्वाइस ऑफ ई बी ओवर में एम बी एंड नेगेटिव साइन एम बी इंटू, अब यहाँ क्या है वी ए और वी बी हैं तो इसका क्या आ जाएगा 1/2। तो देखिए ट्वाइस ऑफ ई ए ओवर में एम ए विद 1/2 इंटू ट्वाइस ऑफ ई बी ओवर में एम बी पावर 1/2 इंटू कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो आप यहाँ इसे सिंप्लीफाई कीजिए, दिस विल कैंसल आउट, नाउ हेयर ऑल्सो दिस विल कैंसल आउट। क्लियर। आप यहाँ से भी देखिए जब ये कैंसिल होंगे तो यहाँ हाफ आ जाएगी टर्म और यहाँ पर भी हाफ आ जाएगी, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ एम वाई ई वाई इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एम ए प्लस ट्वाइस ऑफ एम बी ई बी माइनस ट्वाइस ऑफ एम बी and EA and EB and also here a term 2 इनकी पावर 1/2 cos थीटा। आप यहाँ से देखिए ये 2 हाफ एंड दिस इज मीन्स 2 की पावर 1/2 एंड 2 पावर 1/2, तो ये क्या रह जाएगा 2 और 2 ऑलरेडी भी है। तो हमें क्या इवेलुएट करना है ई वाई, इसके लिए 2my को नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से ई वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा पूरी राइट हैंड साइड से भी, तो ये किसके इक्वल होगा एम ए ओवर में एम वाई ई ए प्लस में एम बी ओवर में एम वाई ई बी माइनस में ट्वाइस ऑफ हियर डिवाइडेड एम वाई एम बी ई बी पावर 1/2 cos थीटा के इक्वल आ जाएगा। सो अब हमें क्या मिल गया, ई वाई की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ ई काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल ए एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड पार्टिकल बी। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इस वैल्यू को क्यू वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और हमने देखा था क्यू वैल्यू किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू ई वाई प्लस ई बी माइनस में ई ए। तो अगर यहाँ पे ई वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए जो अभी हमने इवेलुएट की फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ, तो यहाँ से क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू विल बी इक्वल टू एम ए ओवर में एम वाई ई ए प्लस एम बी ओवर में एम वाई ई बी माइनस में ट्वाइस ऑफ एम वाई एम बी ई बी विद 1/2 cos थीटा, और साथ में टर्म क्या है प्लस ई बी एंड माइनस ई ए, हेयर प्लस ई बी एंड माइनस ई ए। तो अगर ई एनर्जी ऑफ पार्टिकल बी और प्रोजेक्टाइल की एनर्जी अगर ये टर्म्स एक साथ ले लें तो ये यहाँ से क्या आएगा ई ए एंड दिस इज ऑल्सो ई ए, सो यहाँ से ई ए कॉमन, सो एम ए ओवर में एम वाई माइनस 1 प्लस में ई बी एम बी ओवर में एम वाई प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ एम बी ई बी पावर 1/2 cos थीटा अपॉन एम वाई आ जाएगा। तो यहाँ से Q किसके इक्वल आ गया, दिस इज एम ए माइनस एम वाई ओवर में एम वाई प्लस में ई बी एम बी प्लस में एम वाई ओवर में एम वाई माइनस ट्वाइस ऑफ एम वाई ट्वाइस ओवर एम वाई एम ए एम बी ई बी पावर 1/2 cos थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो अब इस इक्वेशन में आप देखिए हमने y के टर्म्स ई एनर्जी ऑफ रिकॉल्ड न्यूक्लियस के टर्म को इवेलुएट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, और अब जो Q वैल्यू की इक्वेशन है वो किसके टर्म्स में है, दैट इज़ इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड पार्टिकल। तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। क्लियर। सो आप स्पेशल केस देखिए कि अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो कोस 90 डिग्री किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो ये जो टर्म है स्क्वायर रूट में ये क्या हो जाएगी,
ज़ीरो हो जाएगी तो यहाँ से Q वैल्यू किसकी इक्वल होगी, दिस विल बी इक्वल टू ई ए एम ए माइनस में एम वाई ओवर में एम वाई प्लस में ई बी एंड एम बी प्लस में एम वाई ओवर में एम वाई के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। सो दिस विल बी द Q वैल्यू कि अगर थीटा 90 डिग्री हो। आप यहाँ से देखिए थीटा 90 डिग्री होने का क्या मतलब है कि जो ये पार्टिकल एमिट हो रहा है दैट एमिट एट दिस, कि ये अगर ये इंसिडेंट लाइन है, इस डायरेक्शन में ए पार्टिकल इंसिडेंट किया गया है न्यूक्लियस पे, तो जो एमिटेड पार्टिकल है दैट विल गो एट 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट पार्टिकल। तो उस केस में जो Q वैल्यू होगी न्यूक्लियर रिएक्शन की दैट विल बी इक्वल टू दिस टर्म। सो यहाँ से हमने देखा कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं कि Q किसी न्यूक्लियर रिएक्शन की Q वैल्यू किसके इक्वल होगी। आप यहाँ से देखिए कि Q वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मीनिंग है, कि अगर Q वैल्यू पॉजिटिव है, फर्स्ट हमने Q वैल्यू कहाँ से निकाली है, मास डिफेक्ट से। मास डिफेक्ट मीन्स बिफोर रिएक्शन जो मासेस हैं उसका डिफरेंस आफ्टर रिएक्शन जो मासेस हैं उसके साथ। तो अगर Q वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन होने से पहले जो मासेस हैं ये मासेस ग्रेटर हैं इन कंपैरिजन विद द प्रोडक्ट मासेस। तो उस केस में क्या होगी, Q वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और इसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह आप देखिए कि अगर बिफोर रिएक्शन मासेस लेस हो जाएं इन कंपैरिजन विद द प्रोडक्ट मासेस, तो उस केस में Q वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और नेगेटिव Q वैल्यू का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि जो एनर्जी है दैट एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू मास। मतलब कि जब हमने ये देखा कि ये टारगेट ये प्रोजेक्टाइल टारगेट पर हिट करेगा, तो इस केस में जब Q वैल्यू नेगेटिव होगी तो इस साइड के मासेस लेस होंगे इन कंपैरिजन विद दिस। इट मीन्स जो एनर्जी यहाँ हमने फुल इस पे प्रोजेक्टाइल जो हमने बम्बार्ड कराया टारगेट पे, ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मास में कन्वर्ट हो रही है। बट अगर Q वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव Q वैल्यू का क्या मतलब है कि इस साइड के जो मासेस हैं ये क्या है, ग्रेटर हैं इन कंपैरिजन में प्रोडक्ट मासेस। इट मीन्स जितना ये मास डिफेक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। बट अगर आप नेगेटिव रिएक्शन की बात देखें तो उस केस में क्या होगा कि हमें इंसिडेंट पार्टिकल की इतनी ज़्यादा एनर्जी फोल इंसिडेंट पार्टिकल मीन्स जो प्रोजेक्टाइल टारगेट न्यूक्लियस पे हिट कर रहा है इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो सके, मास में कन्वर्ट हो सके, तभी एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल है। अदरवाइज़ इस तरह ये पॉसिबल नहीं है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसके केस में जो मासेस का डिफरेंस है वो क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। और ये उसी केस में पॉसिबल है जिस केस में जो प्रोजेक्टाइल हमने इंसिडेंट कराया है टारगेट पर उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो। सो इस तरह से कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करके हमने क्या स्टडी किया, काइनेमेटिक्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन की किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की Q वैल्यू किसके इक्वल होगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।